हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं एमकॉम फर्स्ट ईयर की जो आईबीओ सेकंड की जो बुक है उसमें यूनिट नंबर 2 इंटरनेशनल मार्केटिंग ओरिएंटेशन और इन्वॉल्वमेंट के बारे में कि इंटरनेशनल मार्केटिंग ओरिएंटेशन क्या होता है और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट आर एक्सपोर्टेड टू अ लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज एवरी डे बाय अ लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज. This, however, does not mean that a company can hope to export any product to any overseas country anytime it wants. Carefully planning should precede selection of the most appropriate export market, export product, market entry techniques, and marketing strategies, taking into account various factors on the demand and supply side. तो इसमें क्या कहा गया है कि बहुत सारे प्रोडक्ट जो है एक्सपोर्ट किए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में हर रोज़। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के द्वारा जो है डिफरेंट प्रोडक्ट डिफरेंट मार्केट में एक्सपोर्ट किए जाते हैं एवरीडे। उसके बाद ये कहा गया कि जो कंपनीज हैं वो कोई भी प्रोडक्ट जो है ओवरसीज मार्केट में एक्सपोर्ट नहीं कर सकती। सबसे पहले उसको क्या करना होगा, केयरफुली प्लानिंग करनी होगी, सिलेक्शन करना होगा कि किस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है, कौन से प्रोडक्ट को जो है एक्सपोर्ट किया जा सकता है, क्या एंट्रीज किस तरीके से की जा सकती है मार्केट के अंदर। तो किस तरीके से मार्केट में एंट्री की जा सकती है, कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज का यूज़ किया जा सकता है, डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमें कंसिडर करने होंगे जब भी हम फॉरेन मार्केट में क्या करेंगे, एंटर करेंगे। ऐसे ही कोई भी प्रोडक्ट जो है एक्सपोर्टर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर सेल नहीं कर सकता, फॉरेन मार्केट के अंदर सेल नहीं कर सकता। उसको पहले प्लानिंग करनी होगी, सिलेक्शन करना होगा कौन सी मार्केट में सेल करे। अब हम देखते हैं कि क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग प्रोसेस में। इंटरनेशनल मार्केटिंग प्रोसेस में जो फर्स्ट स्टेप है डिसाइडिंग टू इंटरनेशनलाइज, यानी कि सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होगा कि हम इंटरनेशनल मार्केट में जाके अपने जो प्रोडक्ट है उसको सेल आउट करेंगे। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्या क्या चीज़ें हैं, स्वॉट एनालिसिस ऑफ द फर्म। सबसे पहले ये देखना होगा कि एक फर्म की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, क्या फर्म के पास अपॉर्चुनिटी है, क्या थ्रेट्स है। तो इन शॉर्ट एनालिसिस करना होगा एक फर्म को सबसे पहले। उसके बाद है इवेल्यूशन ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फैक्टर। उसके बाद एक फर्म को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फैक्टर को इवेल्यूएट करना होगा। जो भी हमारा इंटरनेशनल फर्म है, जो भी इंटरनेशनल कंट्री है, जो डिफरेंट कंट्री में हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, अपने मार्केटिंग करना चाहते हैं, प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हमें देखना होगा कि वहाँ का इन्वायरमेंटल फैक्टर कैसा है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो कौन कौन सा इन्वायरमेंट जो है वो इन्वॉल्व होता है, यानी कि सोशल इन्वायरमेंट, कल्चरल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट। तो ये सारे के सारे इन्वायरमेंट को हमें क्या करना होगा, इवेल्युएट करना होगा इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एंटर करने से पहले। ठीक है, तो कुछ ये स्टेप्स है जो कि हम इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करने से पहले पहले ही क्या करते हैं, प्लान करते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में कि हमें पहले ये सोचना होगा कि एक्चुअली में हमें इंटरनेशनली बिजनेस को सेटअप करना है। ठीक है, उसके बाद जो स्वॉट एनालिसिस कर लिए, स्वॉट एनालिसिस करने के बाद हमने इन्वायरमेंटल फैक्टर को इवेल्युएट किया। उसके बाद हमें देखना है असेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट लाइन और मार्केट पोटेंशियल्स को देखना है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा मार्केट सिलेक्शन की, किस मार्केट के अंदर हमें अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करना है। उसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेप है वो है प्रोडक्ट सिलेक्शन की, कौन सा प्रोडक्ट हमें मार्केट में सेल करना है। सिलेक्शन ऑफ एंट्री, किस तरीके से हम इस मार्केट में एंटर कर सकते हैं, क्योंकि हमसे पहले हमारे कॉम्पिटिटर्स भी उस मार्केट में होंगे। तो किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट वे में अपने कस्टमर्स को सेल कर सकते हैं। तो उसके बाद आता है मार्केटिंग स्ट्रेटजी सिलेक्शन की, कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को हमें यूज़ करना है, जो कि 4 P's यानी कि प्रोडक्ट स्ट्रेटजीज क्या होंगी, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज क्या होंगी, प्लेस स्ट्रेटजी क्या होगी, या प्रमोशन स्ट्रेटजीज क्या होगी। ये था हमारा फिफ्थ पॉइंट जिसमें हमें मार्केटिंग स्ट्रेटजी को सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद जो हमारा सिक्स और लास्ट स्टेप है इंटरनेशनल मार्केटिंग प्रोसेस का वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन। इन सारी चीज़ों को, इन सारे प्रोसेस को हम डिटेल में समझते हैं एक एक करके। पहला पॉइंट जो था हमारा, फर्स्ट पॉइंट था वो था डिसाइडिंग टू इंटरनेशनलाइज, कि सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि हाँ हमें इंटरनेशनल मार्केट में जाके अपने बिजनेस को सेटअप करना है। तो फर्स्ट पॉइंट था इसमें स्वॉट एनालिसिस ऑफ अ फर्म। द फर्म रिक्वायर्ड टू इवेल्युएट द इंटरनेशनल स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। इफ द स्वॉट इज फेवरेबल to the firm, it may be decide to venture into the foreign market, यानी कि स्वॉट एनालाइज कर लिया, फर्म को ये पता चल गया कि उसकी क्या वीकनेसेस है, क्या थ्रेट्स है, क्या अपॉर्चुनिटी है,
ये सब डिसाइड करने के बाद जब लगता है कि स्वॉट एनालिसिस क्या है, पॉजिटिव है या फेवरेबल है फर्म के लिए, तो फर्म को डिसाइड कर लेना चाहिए कि हाँ उसको इंटरनेशनल मार्केट में या फॉरेन मार्केट में जाके अपने बिजनेस को बढ़ाना है। उसके बाद था कि हमें अपने इन्वायरमेंटल फैक्टर को इवेल्युएट करना है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फैक्टर को इवेल्युएट करना है। The analysis of the environmental factor is another task before the firm. The firm must evaluate the social, political, economical, legal और technical differences prevalent in the global market। यानी कि एक फर्म को क्या करना होगा, उसके बाद ये देखना होगा कि कौन कौन से इन्वायरमेंट प्रिवेल करते हैं दूसरी कंट्रीज़ के अंदर, या क्या वो इन्वायरमेंटल फेवरेबल है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट किस तरीके का है, सोशल इन्वायरमेंट, कल्चरल इन्वायरमेंट किस तरीके का है, लीगल इन्वायरमेंट क्या है, टेक्निकल इन्वायरमेंट किस तरीके का है ग्लोबल मार्केट में। डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट है, हर एक कंट्री आपस में डिफरेंट है, हर एक कंट्री का इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या है, डिफरेंट है। तो हमें हर एक कंट्री के इन्वायरमेंट फैक्टर को इवेल्युएट करना चाहिए। जो भी जिस भी कंट्री का इन्वायरमेंटल फैक्टर सूटेबल लगे, जिस भी कंट्री के इन्वायरमेंट सही लगे, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चर, तो उसी मार्केट में जाके हमें क्या करना होगा, अपना बिजनेस करना होगा। असेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट लाइन और मार्केट पोटेंशियल क्या कहते हैं, द कैपेसिटी ऑफ द फर्म टू मैनेज दिस डिफरेंसेस वुड बी हेल्पफुल सस्टेनिंग इन द फॉरेन मार्केट। की कितनी कैपेसिटी है एक फर्म के अंदर कि ये वो फर्म जो है इन सारे के सारे डिफरेंसेस को मैनेज कर सके, क्योंकि हर एक मार्केट क्या है अपने आप में डिफरेंट है, हर एक कंट्री अपने आप में डिफरेंट है, हर एक कंट्री का जो इन्वायरमेंट है वो डिफरेंट है। अगर एक फर्म जो डोमेस्टिक मार्केट के अंदर बिजनेस कर रही है और वो ये सोच रही है कि मैं इंटरनेशनली बिजनेस कर सकूँ, तो उसको ये ध्यान में रखना होगा कि डिफरेंट कंट्रीज़ का इन्वायरमेंट डिफरेंट है, और ये बहुत ज़्यादा क्या है, डिफ़िकल्ट हो सकता है फर्म के लिए मैनेज करना इन्वायरमेंट को। ठीक है, तो ये देखा जाता है कि एक फर्म की कितनी कैपेसिटी है उन डिफरेंसेस को मैनेज करने की फॉरेन मार्केट में। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप था, जो सेकंड स्टेप था इंटरनेशनल मार्केटिंग प्रोसेस का, वो ये था कि मार्केट को अब हमने सेलेक्ट करना है। हमने ये तो सेलेक्ट कर लिया कि हमने इंटरनेशनली जाके बिजनेस करना है, कौन सी मार्केट में करना है, मार्केट को सेलेक्ट करना है। अ कंपनी में सेलेक्ट इट्स टारगेट मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी, सिंस इट वुड बी एबल to reach the product fast to a nearby country and services the market quickly and more effectively. Transportation facility, geographical condition, distance between countries and business cost, market size। यानी कि फर्म किस बेसिस पे अपने मार्केट को सेलेक्ट करेगी, जियोग्राफिकल एरियाज़ यानी कि जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी की देखेगी कि जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सूटेबल हो। सपोज़ करो हम क्या बनाते हैं, बेसिकली हमारा काम है रेफ्रिजरेटर वगैरह बनाने का या एसी बनाने का। तो रेफ्रिजरेटर और एसी तो वहाँ पे यूज़ होंगे जहाँ का जो टेम्परेचर है वो गर्म होगा, ठीक है। जहाँ का टेम्परेचर, जहाँ का इन्वायरमेंट ठंडा होगा वहाँ पे तो यूज़ किया नहीं जाएगा। तो उस जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट को हमें देखना होगा, हमें क्लाइमेट को देखना होगा कि किस तरीके के क्लाइमेट के लिए हमने प्रोडक्ट को बनाया है, जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी को देखना होगा। साथ ही साथ हमें ये देखना होगा कि जो भी हम प्रोडक्ट मार्केट को किस बेसिस पे सिलेक्ट करना है कि जो मार्केट है वो हमारे पास हो, नियरर मार्केट हो, जिसकी वजह से हम जो कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड इजीली कर सके, क्विकली कर सके और अच्छी तरीके से कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर सके, अच्छे से अच्छी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सके। जियोग्राफिकल कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, जो डिस्टेंस है कंट्रीज़ के बीच का वो भी क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, बिजनेस में कॉस्ट भी कम आनी चाहिए और जिससे कि मार्केट का साइज़ भी क्या हो, इंक्रीज़ हो। तो इन कुछ चीज़ों को देख के ही हम क्या करते हैं, मार्केट को सिलेक्ट करते हैं। जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है, कंट्री पास हो तो और अच्छा है ताकि सर्विस अच्छे से अच्छी प्रोवाइड की जा सके, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इजीली अवेलेबल हो सके, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम आए। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें मार्केट को सिलेक्ट करना होता है। अब हमने क्या किया, हमने ये भी सोच लिया कि इंटरनेशनल जाके बिजनेस करना है, मार्केट भी हमने सिलेक्ट कर लिया। अब हमें ये देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट हमें सेल करना है उस मार्केट में। एक्सपोर्ट ड्यू टू नेचुरल रिसोर्सेज, एंडोइंग or funding or acquiring skills assets, the company should not face any supply constraint in exporting the product. Selecting a unique product who develop and research, develop research and development. Also select the product according to demand in foreign market. Import restriction on goods and services is also a major point to select product for export। यानी कि अब प्रोडक्ट किस बेसिस पे हमने सेलेक्ट करना है। प्रोडक्ट हमें ये देखना है कि जब भी हम गुड्स अपने कंट्री से दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करेंगे या फिर प्रोडक्ट सेल करेंगे, तो वो ऐसा प्रोडक्ट होना जिस पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना हो, जिस पे कोई इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन ना हो, इस तरीके का हमने
प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है। साथ ही साथ हमें ये देखनी है कि जो डिमांड्स है उस प्रोडक्ट की उस मार्केट में डिमांड है या नहीं है, पहले भी उस मार्केट में इस तरीके की प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं है, लोग इस तरीके के प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं कि नहीं करते। तो डिमांड और सप्लाई भी हमें यहाँ पे देखनी होगी उस तरीके की मार्केट में। साथ ही साथ हमें ये देखना होगा कि जो भी रिसोर्सेज हमें रिक्वायर्ड है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है, क्या हमारे पास स्किल असेट्स हैं, ठीक है, क्या हमारे पास फंड है, तो ये सारी क्या नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें देख के ही हम एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं। यानी कि हमने मान लो प्रोडक्ट ऐसा सिलेक्ट कर दिया फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में सेल करने के लिए जिस पे रिस्ट्रिक्शन है कि इस तरीके का प्रोडक्ट आप हमारी कंट्री में इंपोर्ट नहीं कर सकते, तो एक तरीके का लॉस हो गया, कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरीके का प्रोडक्ट वहाँ पे डिमांडेड है, क्या कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है। और जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कुछ इनपुट वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है, रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, क्या वो रिसोर्सेज और इनपुट हमें ईजिली अवेलेबल है या नहीं है। मान लो प्रोडक्ट हमने मार्केट में बेचना स्टार्ट कर दिया, उस प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ रही है इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन जो प्रोडक्ट हम अपनी कंट्री में बना के दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, जो रिसोर्सेज चाहिए, जो सप्लाई चाहिए वो आ ही नहीं रही। जब वो ही नहीं आ रही होगी, जब हम प्रोडक्ट बना ही नहीं पाएंगे तो किस तरीके से बिकेगा, कस्टमर हमारे प्रोडक्ट के बजाय हमारे कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट लेना स्टार्ट कर देगा। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी होगी। उसके बाद आता है सिलेक्शन ऑफ एंट्री की किस तरीके से हम फॉरेन मार्केट के अंदर एंटर करें। अ कंपनी में एंटर फॉरेन मार्केट थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड और एक्सपोर्टिंग, या तो डायरेक्टली वहाँ पे अपनी सब्सिडरीज को ओपन अप कर सकती है, डायरेक्ट मेथड से कर सकती है, इनडायरेक्ट वे से कर सकती है, या फिर सामान अपनी कंट्री में बनाया, होम कंट्री में गुड्स को क्या किया, मैन्युफैक्चर किया, सारी चीज़ की, लेकिन दूसरी कंट्री में क्या कर रहे हैं वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी हम सिलेक्शन करते हैं कि किस तरीके से हमने फॉरेन मार्केट के अंदर एंटर करना है, या तो डायरेक्टली कर सकते हैं या इनडायरेक्टली कर सकते हैं या एक्सपोर्ट के थ्रू कर सकते हैं कि गुड्स को सिर्फ हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग किसी और कंट्री में कर रहे हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड यही होता है कि हम एक्सपोर्टिंग करके क्या कर रहे हैं दूसरी कंट्री में एंटर कर रहे हैं। द सिलेक्शन ऑफ मोड ऑफ एंट्री डिपेंड ऑन द बिजनेस ऑब्जेक्टिव, बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव है उस चीज़ के बेसिस पे भी हम एंट्री मोड ऑफ एंट्री चूज़ करते हैं। एंड बिजनेस टाइप की हमारा जो बिजनेस है वो किस तरीके का, क्या हम दूसरी कंट्री में जाके जॉइंट वेंचर करना चाह रहे हैं, ठीक है, या फिर मर्केंट एक्सपोर्ट, ट्रेडिंग हाउस लाइसेंसिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और 100% ओनरशिप, क्या हमने ट्रेडिंग हाउस का यूज़ किया है, लाइसेंसिंग का यूज़ किया है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग यानी कि हम कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे क्या कर रहे हैं, सब गुड सप्लाई कर रहे हैं, ये बाहर की कंट्री ने हमें क्या दिया, कॉन्ट्रैक्ट दिया कि इतना सामान हमारे पास सप्लाई कर दो, इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं बिजनेस कर रहे हैं। क्या बिजनेस है, बिजनेस का टाइप क्या है और बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे मार्केट में एंटर करेंगे कि किस तरीके का हम बिज़नेस करना चाहते हैं, जॉइंट वेंचर करना चाहते हैं या क्या। ये थे हमारे स्टेप्स। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है फिफ्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप क्या है हमारा, मार्केटिंग स्ट्रेटजी सिलेक्शन की कि कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को हमें सिलेक्ट करना है। क्या क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है, प्रोडक्ट स्ट्रेटजी, प्राइसिंग स्ट्रेटजी, प्रमोशन स्ट्रेटजी, प्लेस स्ट्रेटजी, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी, ये स्ट्रेटजी होती है। प्रोडक्ट स्ट्रेटजी क्या कहती है, प्रोडक्ट मॉडिफाइड अकॉर्डिंग देयर शेप, साइज, क्वालिटी, मटेरियल इट इज़ मेड एक्सेट्रा। यानी कि जैसे कि हम बात करते हैं डिफरेंट मार्केट की, इंटरनेशनल मार्केट में हमने क्या करना है, प्रोडक्ट स्ट्रेटजी बनानी है कि किस क्वालिटी का प्रोडक्ट लोग पसंद करते हैं, किस साइज़ में होना चाहिए, शेप कैसी होनी चाहिए, किस तरीके का मटेरियल यूज़ किया जाना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को देख के ही हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट स्ट्रेटजी का यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट को मॉडिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी, प्रोडक्ट में चेंजेस लेके आना, ठीक है। Pricing strategies. Price is the main factor of success in any product in the market. So we consider the competitive price and the cost of the product before set a price of the product. It is fixed for all overseas market or different. यानी कि जो हम प्राइसिंग स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं या तो सेम प्राइसिंग स्ट्रेटजी हो सकती है या फिर डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रेटजीज होती है, कंट्री टू कंट्री डिपेंड।